बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यानी चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में विस्तार से समझेंगे। इस पाठ के रचयिता अरविंद कुमार सिंह जी हैं। अरविंद कुमार सिंह जी ने इस पाठ के द्वारा हमें चिट्ठियों यानी पत्रों की अनोखी दुनिया यानी जो वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण रही है हमारे पूरे ऐतिहासिक जीवन में, अब तक के जीवन में उसके बारे में बताया है। तो अभी हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। मतलब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इसके जो पत्र हैं, चिट्ठी है, इसकी उपयोगिता बहुत समय पहले से यानी हमसे भी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी या और उससे भी पहले से बनी है। हमेशा से इसकी पत्र की उपयोगिता रही है हमारे जीवन में। जो काम हमारे पत्रों के द्वारा हो सकते हैं वो आज के डेट के भी जो आधुनिकतम साधन हैं, एसएमएस, फ़ोन, बहुत सारे सोशल मीडिया, वो हमें संतोष नहीं प्रदान कर पाते जो पहले के पत्र के द्वारा हमें प्राप्त होते थे। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो पहले जितने भी कार्य होते थे, राजनीतिक कार्य, साहित्यिक कार्य, कला के क्षेत्र में, इन सब की जानकारी हमें किस चीज़ के द्वारा मिलती थी? लगभग पत्र के द्वारा। यहाँ पे पत्र का तात्पर्य है कि जब जैसे कोई साहित्यिक हमें संदेश कहीं और पहुँचाना होता था, राजनीतिक संदेश होता था, या कला के क्षेत्र के जितने भी समाचार होते थे वो हमें किस चीज़ के डाक के ज़रिए हर किसी को प्राप्त होते थे। या फिर जैसे कि मैगज़ीन भी हमें घर पर ही प्राप्त हो, डाक के द्वारा हमारे घर घर में मैगज़ीन आ जाया करती थी, या डाक के द्वारा ही सारी चीज़ों की खबर, समाचार हमें प्राप्त होती थी। तो ये सब क्या हुआ? ये डाक के ज़रिए जो दूर से आकर चीज़ें आना, ये पत्र व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, यानी सारी दुनिया में सभी चीज़ें किस पर केंद्रित थी? पत्र व्यवहार के ज़रिए ही संपन्न होती थी और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। मतलब पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। चाहे किसी भी भाषा में पत्र लिखे जाएं, पर भाव एक ही होता है। उसका जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वह समान ही होता है। यहाँ पे चाहे वो किसी भी भाषा में उसको कुछ भी कह के पुकारा जाए। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ये बात भी सच है कि पत्र क्यों आज के आधुनिक साधन से अलग है, क्योंकि पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं। उन्हें पुनः पढ़ के उससे संतोश प्राप्त होता है। हमें पुरानी यादें जो होती हैं हमारी, वो ताज़ा हो जाती हैं। परंतु आज के समय में जो हम मैसेजेस करते हैं, बहुत क्विक और शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, उनको ना हम सहेज के रख पाते हैं बहुत दिनों तक, और ना ही पूरी तरह से वो हमारी भावी भक्ति में वो शामिल किए जा सकते हैं। इसमें हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों को अपना दायरा। यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि हर आदमी उसे पता होता है कि वो अपने पत्र में क्या लिखना चाहता है, किस चीज़ के बारे में वो किन बातों को वो महत्व देना चाहता है, वो क्या क्या बातें, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित होता है। और हर एक पत्रों का अपना दायरा, यानी हर व्यक्ति अपने तरीके से, अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत की जो ध्यान में रख के वो पत्र लिखता है। और सभी का अपना अपना व्यक्तिगत ये पत्रों का दायरा होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं।
यानी कि बहुत सारे लाखों करोड़ों पत्र जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि वास्तव में पत्रों की क्या अहमियत या पत्रों का क्या हमारे जीवन में महत्व रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। यानी कि किस प्रकार धीरे धीरे विकास, जो देश जो है हमारा विकास के पथ पे मार्ग पे आगे बढ़ा है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जीवन देश जो विकास की ओर बढ़ा है, वो इसके बारे में ये बता रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। यानी कि इससे पहले वाली जो शताब्दी थी उसमें उस समय जब पत्रों का बहुत अहमियत थी, तो एक कला के रूप में, यानी पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। इसमें मतलब ये है कि जैसे डाक व्यवस्था को सुधार के लिए और पत्र लेखन को विकास के लिए बहुत सारे धीरे धीरे कार्यक्रम चलाए गए। क्या किया गया? स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को एक तो विषय को शामिल किया गया, और कई देशों में अपनी ओर से भी काफ़ी विश्व डाक संघ ने भी बहुत सारे प्रयास किए। और विश्व डाक संघ ने बाद में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का सिलसिला कब शुरू किया? 1972 से शुरू कर दिया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी कि जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हुआ और दूसरे नए नए आधुनिक साधन जैसे जैसे प्रयोग में आने लगे, महानगरों में जो हैं सभी बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ साधनों का तेजी से विकास हो, जिसकी वजह से पत्रों का आवागमन कम होता गया। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे वही बात कही गई है कि बड़े बड़े महानगरों में जैसे जैसे साधन विकसित हुए हैं, दूसरे अन्य साधन जितने भी विकसित हुए वे परंतु आज भी यानी गांव की दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही आधारित है, इन सब चीज़ के बावजूद भी। ठीक है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो और ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं आपको पत्र का इतना अत्यधिक महत्व रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने खुद पत्र ना लिखा हो, या अगर जिसको जो अनपढ़ व्यक्ति भी है तो उसे वह भी पत्रों को किसी से पढ़ाकर उससे समाचार प्राप्त करने की उसकी जिज्ञासा बनी रहती है, और वो उस पत्र का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोगों को पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। आपने देखा होगा कि पहले लोग महीनों इंतज़ार करते थे और बड़े धैर्य रखते थे। पहले के व्यक्तियों में और आज के व्यक्तियों में धैर्य का जो सीमा है उसमें बहुत अंतर है। आज व्यक्ति बिल्कुल भी धैर्यशाली नहीं होता और तुरंत ही इतने नए नए जो साधन आज प्रयोग में आ रहे हैं, SMS के या फिर फ़ोन के, तो पेरेंट्स हों वो भी बच्चों को लगातार टच में रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें धैर्य नहीं रहता कि हर पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो बेसब्र बने रहते हैं। लेकिन पहले क्या था, लोगों को एक तो विश्वास था और दूसरा धैर्य था। उन्हें पता है कि इतना समय लगेगा और इतना समय बाद वो उस पत्र के द्वारा ही कोई भी समाचार प्राप्त कर पाते थे। तो एक तो ये भी वजह है कि बहुत धैर्य, पहले के लोगों में धीरता, धैर्य की जो प्रवृत्ति थी वो ज़्यादा होती थी आज के मुकाबले। आज सभी लोग को सभी चीज़ें तुरंत चाहिए, तुरंत सूचना प्राप्त करनी है, तुरंत सूचना देनी है, तो इससे आदमी में धैर्य रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती गई है।
परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, जैसा कि विदित है, जैसा कि हम अभी पढ़ते आए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोच कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यानी आज जो देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज के, यानी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को आज भी संजो कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, इन सब की जो चिट्ठियाँ हैं, इनके जो लिखे हुए पत्र हैं किसी भी रूप में, उनको आज भी म्यूज़ियम में रखा गया है। और इनके जो चिट्ठियाँ हैं वो अनुसंधान, यानी कि उन पर विश्लेषण उनका किया जाता है कि किस प्रकार वो लिखे गए और किन भावनात्मक और किन परिस्थितियों में वे लिखे गए। ये सब चीज़ें क्या हैं, एक अनुसंधान का विषय भी है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। उनका कहने का तात्पर्य लिखा कि ये अगर आज के जैसे साधन उस समय उपलब्ध होते तो पंडित नेहरू चिट्ठी लिखने के बजाय वो भी फ़ोन करते अपनी बेटी को। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस के संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। मतलब पत्रों को तो हम संभाल के रख सकते हैं, एक बार पढ़ने के बाद पुनः कुछ दिनों पश्चात उसे पुनः पढ़कर उसकी यादों से तरोताज़ा हो सकते हैं। लेकिन एसएमएस को तो बहुत जल्दी ही हम एक तो बहुत ही शॉर्ट मैसेज होता है, उसमें पूरी भावनाएं जो हमारी होती हैं बहुत सारी, वो उसमें व्यक्त नहीं हो पाती, और हम जो है उनको हमें डिलीट भी बहुत जल्दी करना पड़ता है, जिससे वो भुला दिए जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। यानी कहाँ पे जो लेखक के कह रहा है कि हम कितने लोगों का पत्र जो है हमारे देश में बहुत सारे पत्र हैं जो बड़े बड़े महान हस्तियों के द्वारा लिखे गए हैं, उनको उनका संकलन कर उन्हें संभाल के रखा गया, एक संग्रहालय में रखा गया है, जो एक अपने आप में अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। और ये सारे पत्र क्या हैं? जो इससे पहले का काल था और उस समय के जो समाज था, उस समाज को समझने के लिए ये पत्र हमारे लिए एक साधन है। और इन पत्रों के द्वारा ही हम उस समय के बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो यहाँ पे कवि कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से महात्मा गांधी इतने मुख्य व्यक्ति थे जहाँ पे हमेशा बिना उनके एड्रेस दिए भी वहाँ उनको अपने पत्र आसानी से प्राप्त हो जाया करते थे। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे। यहाँ पे तात्पर्य है कि महात्मा गांधी जी जैसे तमाम नायकों के जो पत्र होते थे, जब गाँव में मिल जाते थे, पत्र भेजने वाले लोग
मतलब उनके पत्र अगर किसी को पत्र लिखते थे तो उसे उसे वो एक प्रशस्ति यानी प्रशंसा पत्र, हर व्यक्ति महान हस्ती द्वारा भेजे गए पत्र को जब प्राप्त करता था तो उसे वो अपना एक प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र और बहुत पत्र को समझता था, और जिससे उसके समाज में उसका बहुत गौरव बढ़ जाता था, यानी कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। और कई लोगों ने इन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया था, यानी जो बड़े हस्तियों द्वारा लिखे गए जो पत्र थे उन्हें वो जब प्राप्त करते थे तो वो उससे इतना गौरवान्वित, इतना अच्छा महसूस करते थे कि उसको या एक सहेज कर या अच्छी याद के रूप में क्या फ्रेम करा कर रख लिया करते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी किताबें भी इस बारे में लिखी जा चुकी हैं पत्रों के आधार पर। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज़ मतलब एक अच्छी वो हमारे सामने कितनी जो दस्तावेज़ किसे कहते हैं? दस्तावेज़ कहते हैं जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो होते हैं उनको कहा जाता है, यानी कि ज़रूरी कागजात। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा था, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती ने समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी इन सब के द्वारा, यानी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांति त्रिपाठी निराला जी और दयानंद सरस्वती, इन सब की पुस्तकें आपको जो पत्र रूप में हैं वो मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जो प्रेमचंद हमारे जो बहुत बड़े लेखक हैं वो हमेशा सभी लेखकों को या और लोगों को प्रेरित करने के लिए उनकी प्रश्नों का उत्तर हमेशा समय से दिया करते थे, और इसके लिए बिल्कुल मुस्तैद, यानी कि एक डिसिप्लिन उन्होंने बना रखा था। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। महात्मा और कवि के नाम पर महात्मा गांधी और रविन्द्र टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग किसकी गुडविल है? डाक विभाग की। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता था। तो उस समय क्या होता था, जो डाक विभाग बहुत की गुडविल जो थी या उसको बहुत ऊंचा माना जाता था, क्योंकि वही एक ऐसा ज़रिया था जो लोगों के पत्रों का आवागमन को नियंत्रित करता था। यानी कि वहीं से ही पत्र सारी दिशाओं में, सारी देश के सभी प्रांतों में, भागों में भेजे जाते थे। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। आज के तमाम चीज़ों के बाद, आज की जो नवीन साधनों के बावजूद भी आज भी उसकी अहमियत बहुत हद तक कम नहीं हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ठाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लोग, लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की व्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब आपने ये इस यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि चिट्ठी बहुत दूर दूर तक जो लोग रह रहे हैं, गांव में, झोपड़पट्टी में, पहाड़ों पे, सभी को अपनी चिट्ठी का, मनी ऑर्डर का बेसब्री से इंतज़ार बना रहता है। और अगर कोई डाकिया उनके घर पे पहुंच जाए तो वो उसे देवदूत यानी किसी देवता से कम नहीं समझते। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि किस चिट्ठियों की कितनी अनूठी दुनिया थी, जिसे अरविंद कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छे से हमें बताने का, समझाने का प्रयास किया है। क्या महत्व रहा है चिट्ठी का, और आज के साथ जो जितने भी उपागम हैं, साधन हैं, वो हमारे लिए बहुत सारे उनका भी प्रयोग बहुत, उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा है, उनसे हमें और भी अत्यधिक लाभ है। लेकिन इसके बावजूद चिट्ठियों का अपनी एक अनूठी दुनिया थी, जिसके जो हमें अलग, जो हमारे जीवन में अलग ही महत्व रखती थी। तो इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ है।
हम इसके शब्दार्थों को थोड़ा सा पढ़ लें। पहला शब्द है अजीबोगरीब। अजीबोगरीब का मतलब अनोखा। SMS लघु संदेश सेवा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज। सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना। अहमियत महत्व। हरकारा दूत या डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही आना जाना। तह गहराई। प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र। मुस्तैद यानी तत्पर होना। दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल सुनाम अच्छी छवि। गुडविल मतलब सुनाम यानी अच्छा नाम या फिर अच्छी छवि। हैसियत दर्जा। आलीशान शानदार। ठाड़ी अस्थायी निवास या फिर कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर पर बनी हो। तो ये शब्द थे। अगर आपको कोई कुछ भी पाठ से संबंधित पॉइंट्स अगर समझ में ना आ रहे हो तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके।